संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूपीएससी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। हमने देखा था उसमें कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। हमारा आज का एम क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको कवर करना होगा। हम हर एक टॉपिक को डीपली नहीं पढ़ेंगे, बट हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट टॉपिक्स के बीच में रिलेशंस हो सकते हैं और उसको किस तरीके से पढ़ना है। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अगर सबसे पहले हम उसको इवोल्यूशन देख सकते हैं। क्लाइमेट का जो इवोल्यूशन है, अर्थ के चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर है, उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। हम टेलीटॉप पे देखेंगे किस तरीके से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले बिग बैंग हुआ। बिग बैंग आज से 13 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। बिग बैंग एक ऐसा इवेंट था जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि इन्फाइनाइटली स्मॉल था, इस इन्फाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल का, जो कि जिसकी डेंसिटी भी इन्फाइनाइट थी, इसका एक्सप्लोजन हुआ। जब ये एक्सप्लोड हुआ तो डिफरेंट यूनिवर्स बने, गैलेक्सीज़ बनी, डिफरेंट गैलेक्सीज़ बनी। अगर 2 साल पहले फिज़िक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था, जिसके अंदर ये पता लगा था कि ये जो गैलेक्सीज़ हैं ये आपस में दूर जा रही हैं। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि ये गैलेक्सीज़ जो हैं ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से इनकी स्पीड धीमी पड़ रही होगी, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों गैलेक्सीज़ जो हैं ये आपस में दूर जा रही हैं। देखिए, हमने बिग बैंग से स्टार्ट किया। बिग बैंग में एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स गैलेक्सीज़ बनी। गैलेक्सीज़ जो है एक्सप्लोड होने की वजह से एक दूसरे से दूरी की तरफ जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, उसके बाद हमें पता पड़ा कि ये गैलेक्सी जो हैं इनकी स्पीड जो है, जो एक दूसरे से दूर जाने की है, वो और इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो ये सब भी आसपास की जितनी चीज़ें हैं इन सबको जानिए। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर गैलेक्सीज़ के से रिलेटेड एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहेंगे। नेक्स्ट, इवोल्यूशन फेज़ के अंदर हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। इसके अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरीज़ ये है, थ्योरी बिग बैंग से रिलेटेड ही है कि बिग बैंग हुआ, उसके बाद बहुत सारा मटेरियल था और उससे सन और अर्थ की फॉर्मेशन हुई। सन और अर्थ बोथ जो रिलेटेड हैं, दोनों का मटेरियल सेम है। सन और स्टार्स जितने भी हैं इन सब के मटेरियल सेम हैं। हम टेलीटॉप में देखेंगे कि किस तरीके से अर्थ का इवोल्यूशन होता है। सबसे पहले अर्थ हम जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और दूसरा है जोवियन प्लैनेट्स। जब इवोल्यूशन हो रहा था, जब सन अर्थ इनिशियल फेज़ में थी फॉर्मेशन के, आपको पता होगा यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये 4 प्लैनेट्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। इसके बाद के जितने प्लैनेट्स हैं ये सब जोवियन प्लैनेट्स हैं। इन 2 प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस इस तरीके से है कि ये प्लैनेट्स जो हैं ये छोटे हैं साइज़ में, बट ये प्लैनेट्स जो हैं जोवियन प्लैनेट्स, ये साइज़ में बड़े हैं। जब इनिशियल फेज़ में अर्थ थी तब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। आपको पता होगा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही
सन बना है। सन जो है इसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, हाइड्रोजन टू हीलियम फॉर्मेशन होता है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। और हमारी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अभी अर्थ के चारों तरफ हाइड्रोजन और हीलियम की गैस थी, ये इनिशियल फेज़ में थी। अभी यहाँ से सोलर वेव्स निकलती हैं और इसी सोलर स्टॉर्म्स की वजह से अर्थ का जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था, ये इनिशियल एटमॉस्फेयर वाइप आउट हो गया। ये वाइप आउट हो गया, उसके बाद यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई पर्टिकुलर गैस नहीं थी। ये वाइप आउट इसलिए हुआ क्योंकि अर्थ यहाँ इससे पहले जितने प्लैनेट थे, एक तो ये अर्थ इसके सन के बहुत क्लोज हैं, ये प्लैनेट जो हैं यहाँ पे इतने क्लोज नहीं हैं अर्थ सन से। दूसरी बात, सन के क्लोज होने की वजह से इनका सॉलिडिफिकेशन इतनी जल्दी नहीं हो सका। ये अर्थ जो है ये मोल्टन फॉर्म में ही थी, गर्म थी, गैसियस फॉर्म में थी। अभी धीरे धीरे अर्थ का साइज़ छोटा होता गया क्योंकि गैस यहाँ से रिलीज़ होती गई। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अर्थ का सॉलिडिफिकेशन होने लगा। अर्थ जैसे जैसे सॉलिडिफाई होती गई, इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से इसमें से कुछ गैसेस निकली। ये गैसेस थी वाटर वेपर, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस रिलीज़ हुई। तो सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम था, उसके बाद ये गैसेस रिलीज़ हुई जिसमें वाटर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड था। आपको पता होगा एट प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और अदर ट्रेस गैसेस हैं। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में हमारे इन दो गैसेस के बारे में पता पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। बट ऑक्सीजन जो लेवल जो अभी एट प्रेजेंट 20% के आसपास है, ये लेवल किस तरीके से पहुंचा, हमको इस तरीके से भी सोचना चाहिए कि ये लेवल किस तरीके से आया। इनिशियल फेज़ के अंदर जैसा मैंने आपको बताया वाटर वेपर रिलीज़ हुआ। वाटर वेपर में H2O होता है और अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई था कि ये H2O वाटर वेपर जो है ये डिसइंटीग्रेट हुआ दो गैसेस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस बहुत ही लाइट गैस है। इसके लाइटनेस होने का रीज़न है क्योंकि इसमें सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 है। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज़्यादा उस पर्टिकुलर एटम की वेट होगी। अभी ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन से हैवी है, इसी वजह से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर रहा, बट हाइड्रोजन जो है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप हो गया। हाइड्रोजन जो कि लाइट गैस थी, यहाँ पे ये लाइट गैस थी, इस लाइट गैस को हमारा अर्थ जो है ये पकड़ के नहीं रख सका। अर्थ की कुछ एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कि दो एटम्स को अट्रैक्ट करती है या दो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। अगर ये दो पार्टिकल हैं तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका फॉर्मूला है Gm1m2/r²। तो हमारी अर्थ है, इसका कुछ मास है, हाइड्रोजन का कुछ मास है, ऑक्सीजन का कुछ मास है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम r रेडियस बोलेंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से ही इन दो गैसेस के ऊपर फोर्सेस लगती थी। हाइड्रोजन गैस जो कि हल्की है, तो यहाँ पे M2 अगर हल्का होगा तो ये फोर्स भी कम होगी। इस फोर्स कम होने की वजह से ही ये गैस जो है ये आउटर एटमॉस्फेयर में चली गई, बट ऑक्सीजन हैवी था, इस वजह से ये एटमॉस्फेयर में रह गई। एक रीज़न ऑक्सीजन के इतने प्रोपोर्शन में हाई प्रोपोर्शन में होने का रीज़न एक ये है। उसके अलावा एक रीज़न ये है कि हमारे लाइफ फॉर्म्स जब स्टार्ट हुई तो लाइफ इनिशियल फेज़ में एनारोबिक बैक्टीरिया जिसे एल्गी भी कहा जाता है, ये एल्गी
मेनली वाटर के अंदर थी। वाटर में ये एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज़ करती थी। इस ऑक्सीजन रिलीज़ करने की वजह से, इन बैक्टीरियाज की वजह से भी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का इतना प्रोपोर्शन है। तो ये इनिशियल फेज़ हुआ जब हमारी इवोल्यूशन हुआ एटमॉस्फेयर का, जिसके अंदर गैसेस इवॉल्व हुई। एट प्रेजेंट जो इवोल्यूशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा मात्रा है, वो इस तरीके से आई। लास्ट ईयर का अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि इनिशियल फेज़ के अंदर कौन कौन सी गैसेस एटमॉस्फेयर में थी। तो जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आसपास की सभी चीज़ों को इस तरीके से रिलेट करके देखिए, और क्वेश्चंस जो हैं ये इन्हीं रिलेशंस में से आते हैं। ये हुआ इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद हम देखेंगे कि अर्थ के अंदर हीट किस तरीके से आ रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, उसकी वजह से लैटिट्यूड्स और डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स, टेम्परेचर कांस्टेंट्स जो हैं, आइसोथर्म्स जिसे कहते हैं, वो सब कैसे क्रिएट हो रहे हैं, हम टेलीटॉप पे देखेंगे। अर्थ के चारों तरफ लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। इस एटमॉस्फेयर को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर पहला पार्ट है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ये ऐसा जोन है जिसके अंदर गैसेस ऊपर की तरफ उठती है। हमारे अर्थ सन से जब हीट अर्थ में एंटर होती है तो गैसेस जो हैं यहाँ पे ये ऊपर की तरफ उठती है। आपको पता होगा लाइट गैसेस जो हैं ये ऊपर की तरफ उठती है और जो कोल्ड गैसेस हैं वो नीचे की तरफ जाती है। रीज़न इसका सिंपल है, लाइट हॉट गैसेस जो होती है ये लाइट होती है वेट के अंदर, और कोल्ड गैसेस जो होती है ये हैवी होती है वेट में। इसी वजह से हैवियर गैस नीचे की तरफ आती है और लाइट वेट गैसेस जो हैं ये ऊपर की तरफ जाती है। यही सेम रीज़न है क्यों हमारा जब हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो पूरा पानी किस तरीके से गर्म होता है। यहाँ पे गर्म होने की वजह से कंडक्शन होता है और यहाँ पे जितनी भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये गर्म होते हैं। ये गर्म होने की वजह से लाइट वाटर जो है ये ऊपर की तरफ जाता है, कोल्ड वाटर जो है ये नीचे की तरफ जाता है। इस तरीके से पूरा पानी गर्म हो जाता है। सेम फिनोमिना यहाँ पे लगता है जब एटमॉस्फेरिक गैसेस गर्म होती हैं नीचे से और वो ऊपर की तरफ उठती हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस नीचे की तरफ ज़्यादा गर्म क्यों होती है और ऊपर की तरफ क्यों नहीं होती है, ये अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ट्रोपोस्फेयर कितनी हाइट तक लिमिटेड है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है। अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री। इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट सबसे ज़्यादा है। इसका रीज़न है कि यहाँ पे इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हीट आती है अर्थ के अंदर। जैसे जैसे हम पोलवर्ड मूव होते हैं, ये नॉर्दर्न पोल है 90 डिग्री, ये सर्दर्न पोल है 90 डिग्री। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव होते हैं वैसे वैसे अर्थ में हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कम होता जाता है इस तरफ, दोनों तरफ। जैसे जैसे हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाएगा, कन्वेक्शनल फोर्सेस भी कम होती जाएगी और इसी वजह से यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर जो है ये ज़्यादा हाइट का होता है। इसकी हाइट अराउंड 18 किलोमीटर होती है और यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पहुँचते पहुँचते ये अराउंड 8 किलोमीटर रह जाता है। ट्रोपोस्फेयर एक ऐसा जोन है जहाँ पे इसको जोन ऑफ डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। डिस्टर्बेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे गैसेस जो हैं ऊपर की तरफ जा रही है और ये जो हलचल है इसी को डिस्टर्बेंस कहते हैं। इसके ऊपर कोई कन्वेक्शनल फोर्सेस वर्क नहीं कर रही होती है।
ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पे कोई कन्वेक्शनल फोर्सेस नहीं होती है, बट एडवेक्शनल फोर्सेस हो सकती है। आपको जिस तरह बताया कन्वेक्शन होता है ये, उसी तरीके से एक एडवेक्शन होता है। एडवेक्शन का मतलब है अगर एयर इस तरीके से मूव हो रही हो, हॉरिजॉन्टली अगर मूव हो रही है तो ये एडवेक्शन है, और वर्टिकली अगर मूव हो रही है तो इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर का ये जोन है इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अभी हम ये भी देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर किस तरीके से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली फिर स्ट्रेटोस्फेयर जो कि अराउंड 50 किलोमीटर तक जाता है, इसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके ऊपर मीजोस्फेयर है 50 to 80 किलोमीटर, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्रोपोस्फेयर पे अगर हम आए तो यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। इसको नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं। ये नॉर्मल लैप्स रेट जो कि हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ये रेट है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अभी यहाँ पे सोचने की बात ये है कि हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है, जबकि सन जो है ये ऊपर की तरफ है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस क्लोज होगी उतना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, बट फिर भी यहाँ पे उल्टा है। ये जो सेम फिनोमेना है ये लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन में भी पूछा गया है, और इस फिनोमेना में 2 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि भले ही सोर्स ऑफ हीट, मेन सोर्स ऑफ हीट सन है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसमें जो गैसेस हैं ये इस हीट को ट्रैप नहीं करती है। कहने का मतलब है ये आप इस तरीके से समझिए कि एक ग्लास है, इसी को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ये ग्लास है जिसके अंदर सनरेज़ आ रही है, सनरेज़ ये ग्लास जो है इन सनरेज़ को नहीं रोकता है, सीधे नीचे जाने देता है। यहाँ पे सरफेस के ऊपर जब ये हीट टकराती है और दोबारा से री रेडिएशन